तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की पूरी किताब का निचोड़ करके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जो आपके 2021 की इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे यानी गारंटी आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हम लोगों का सेट 3 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का सेट 2 होगा तो उसे आप देख लीजिएगा, लेकिन इस सेट 3 को कंप्लीट देखने के बाद। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास अर्थशास्त्र मॉडल पेपर 2021 फुल सॉल्यूशन वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम, जो कि इकोनॉमिक्स की न्यू पैटर्न 2021 पर आधारित है। और आप लोगों को 50 में 50 मार्क्स गारंटी मिलेंगे यदि आप लोग ये टोटल 5 सेट को देख लेते हैं। ठीक है, यदि आप ये टोटल 5 सेट को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को 50 में 50 नंबर जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में होगा वो 100% आएगा। ये 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को 50 में 50 नंबर गारंटी मिल जाएगा यदि आप ये टोटल 5 सेट देख लेते हैं। तो आप लोग जो इस टोटल 5 सेट को जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा या फिर लिंक नीचे है उसे देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? इन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। ये क्वेश्चन देखिए 2015 एवं 2017 में पूछा गया था यानी फाइनल की परीक्षा में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस सेट 3 में वो सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके 2021 के इंटर के एग्जाम के लिए 100% उपयोगी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने का जो 100% चांस है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? इन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। तो एक का सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा, उत्पत्ति के साधनों का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? द बेसिस रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज। यानी उत्पत्ति ह्रास नियम जो लागू होता है उसका मुख्य कारण कौन सा है, ये हम लोगों को बताना होगा। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात साधनों की सीमितता यानी स्कैर्सिटी ऑफ फैक्टर्स और साधनों का अपूर्ण स्थानापन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स, ये दोनों यानी दो का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। और जो पुराने स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप लोग 1 मिनट ना इग्नोर कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ 1 मिनट, जो कि पुराने स्टूडेंट हैं वो 1 मिनट रुकिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ आप 1 मिनट ध्यान से सुनिए। आपको 100% फर्स्ट डिवीजन आएगा। मात्र आपको अगर आप डेली पढ़ के भी जाओगे ना, मान लीजिए आज आपका एग्जाम है और 1 घंटा पहले आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको फर्स्ट डिवीजन आएगा, बशर्ते आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप एक ऐसा स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिले? देखिए पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, तो पीडीएफ में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ रहेगा जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 2021 की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिया जाएगा। यदि आप 1 घंटा में पढ़ लीजिएगा ना तो आपको गारंटी है कि आप 50 में 50 बना के आओगे। तो आप लोग ध्यान से देखना होगा, आपको इसके लिए स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करना होगा और आपकी तैयारी जो है काफ़ी बेहतर होगी जिससे आप आसानी से 60% प्लस ला सकते हैं यानी फर्स्ट डिवीजन गारंटी के साथ। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 60% मार्क्स लाया था मात्र 10 दिन में। कितने दिन में? तो मात्र 10 दिन में 60% लाने का रिकॉर्ड है। देखिए 10 दिन में फर्स्ट डिवीजन कराने का रिकॉर्ड है हमारी टीम को, जो कि इस चैनल पे मेहनत कर रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका गाँव में नाम बने, तो अगर आप भी मतलब कि 60% प्लस यानी 300 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, आप भी सोचते हैं कि आपका भी 300 प्लस मार्क्स आ जाए, तो स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 51 रुपये पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? तो मात्र 51 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा जिससे आप आसानी से 60% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ जूम ताकि आप लोगों को जो है ये क्लियर और साफ साफ दिखे। यहाँ पे देख सकते हैं
7493991890 यानी 7493999890 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप व्हाट्सएप पे स्पेशल ग्रुप लिखकर मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल ग्रुप में जोड़ा जाएगा। मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। ओके, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दूंगा स्पेशल ग्रुप में, उसी में से आपके फाइनल एग्जाम में रहेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा, क्योंकि ये 5 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पिछले साल 85% तक मार्क्स आया था। ठीक है, यानी जो पहले ज्वाइन किया था। और जैसे कि आप लोगों के पास अभी भी 10 दिन का टाइम है, तो आप आसानी से जो है 60% प्लस तो फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है, उससे ज़्यादा आप ला सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले ही इसको पढ़िएगा ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से 50 में 50 टिक करके आओगे। ये पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैं कहता हूँ। तो ये मेरा नंबर है, आप मैसेज जरूर कीजिएगा। और पिछली वीडियो में बताया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा कर देते हैं जूम आउट, ताकि आप लोगों को जो है क्लियर और साफ साफ दिखे ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो आप बोलोगे कि नहीं क्लियर सर दिख नहीं रहा। तो चलिए इसको आप लोगों को क्लियर दिखना चाहिए एकदम अच्छी तरीके से। तो यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? Which of the following explains the short run production function? ठीक है, तो इस 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा, यानी 3 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इन रिलेटेड टू। देखिए क्वेश्चन 2011, 2016, 2017 एवं 2018 में पूछा गया। आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पैमाने के प्रतिफल नियम से, रिटर्न्स टू स्केल, यानी 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, पैमाने के प्रतिफल नियम से। आगे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आर रिलेशनल। ठीक है, रिलेशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन, यानी अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था, यानी सेकंड स्टेज। कहाँ तक? तो द्वितीय अवस्था तक, यानी सही आंसर ऑप्शन बी, सेकंड स्टेज। आगे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मे बी चेंज्ड, यानी वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घकाल में। किसमें? तो लॉन्ग रन यानी दीर्घकाल। तो 6 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम आउट करना होगा। ओके, तो हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी उत्पादन फलन को कौन व्यक्त करता है? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यू एक्स इक्वल टू एफ ए बी सी डी, ए हो जाएगा, यानी 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, उतना भी जूम नहीं करना है। हाँ, तो 8 नंबर क्वेश्चन, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है, वह कौन सा वक्र कहलाता है? ये कर्व विच राइज फर्स्ट एंड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट इज कॉल्ड, यानी जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है, वह कौन सा वक्र कहलाता है? ये कर्व विच राइज फर्स्ट एंड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट इज कॉल्ड। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी कहलाता है। क्या हो जाएगा? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी क्या हो जाएगा, एपीपी, एमपीपी और टीपीपी, ये सभी, यानी 8 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। और आगे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साधन, उत्पादन के साधन क्या है? उत्पादन जो है प्रोडक्शन, उसके साधन क्या है? व्हाट इज और आर प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए व्हाट के बाद आप इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधन क्या है? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्या क्या है? तो भूमि, लैंड, श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल, ये तीनों है। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल दीज। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012, 2017 एवं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अल्पकाल से, यानी शॉर्ट रन से, यानी 10 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन,
उत्पादन का सक्रिय साधन है। एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, यानी उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है, एक्टिव जो फैक्टर है वो कौन है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रम यानी लेबर। क्या हो जाएगा, तो 11 का बी यानी श्रम अर्थात मजदूर, लेबर। आगे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद एमपी, व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट एपी इज मैक्सिमम द मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी इज, क्या होगा, मतलब उस समय एमपी क्या होगा। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए औसत उत्पाद के समान होता है, इक्वल टू एपी। किसके समान होता है, तो औसत उत्पाद के समान होता है। तो इस 12 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा यानी मनी। क्या हो जाएगा, 13 का सही आंसर ऑप्शन सी मुद्रा अर्थात मनी। आगे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, आगत निर्गत समतल पर अवसर उत्पाद, ठीक है, आगत निर्गत समतल पर अवसर उत्पाद वक्र डैश होगा। द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इन द इनपुट आउटपुट प्लान विल बी डैश। तो इस 14 का यानी 14 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उल्टे यू आकार का वक्र, एन इनवर्स यू कर्व। क्या हो जाएगा, तो इस 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उल्टे यू आकार का वक्र। आगे देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट, यानी मौद्रिक लागत जो है उसमें किसे सम्मिलित किया जाता है। तो 15 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, व्यक्त लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अव्यक्त लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये तीन हो। तो इस 15 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और उसके बाद देखिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है वो स्थिर लागत नहीं है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कच्चे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, तो कच्चे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो 16 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, हाँ और करना होगा, हाँ। तो हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट, यानी उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, यानी 17 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और यहाँ देखिए हम लोगों का, इसको थोड़ा सा जूम करना होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही अंकित कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से जो सही है उसको टिक कीजिए। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, TVC बराबर TC माइनस TFC, यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, औसत परिवर्तनशील लागत है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज, यानी औसत परिवर्तनशील लागत है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, TVC डिवाइडेड बाई Q, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखिए हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर, विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर रहता है, यानी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, यानी अवसर लागत जो है उसका वैकल्पिक नाम क्या है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक लागत यानी इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या है, तो आर्थिक लागत अर्थात इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी 21 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, AC बराबर AFC जोड़ AVC। क्या हो जाएगा, 22 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, AC बराबर AFC जोड़ AVC। और चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन,
अवसर लागत क्या है? व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल दीज। क्या क्या है? तो वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, द अल्टरनेटिव फॉरगोन, खोया हुआ अवसर, द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, हस्तांतरण और ट्रांसफर अर्निंग, ये तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, औसत लागत वक्र का आकार होता है, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, यानी अवसर लागत वक्र का आकार होता है। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यू अक्षर जैसा, यू शेप्ड। औसत लागत वक्र का आकार होता है यू अक्षर जैसा, यानी 24 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपया है, 5 इकाइयों की औसत परिवर्ती लागत 40 रुपये है, 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी है? द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 20 RS, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट RS 40, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 यूनिट इज। तो इस 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा 60, तो सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, MR प्रदर्शित किया जाता है, MR इज शोन एज, यानी MR प्रदर्शित किया जाता है। तो 26 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, डेल्टा TR बटे डेल्टा Q, यानी 26 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस बाजार में AR इक्वल टू MR होता है? इन विच मार्केट AR इक्वल टू MR, यानी कौन सी ऐसी बाजार है जिसमें AR बराबर MR होता है? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण प्रतियोगिता, यानी परफेक्ट कंपटीशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में इन परफेक्ट कंपटीशन इज, क्या हो जाएगा? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AR इक्वल टू MR, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था कि किस बाजार में AR बराबर MR होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या हो जाएगा? तो AR बराबर MR होगा। दोनों क्वेश्चन देखिए सेम है ना। यहाँ पे देखिए AR ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ था, आंसर नीचे, और इसमें देखिए इसका पहले पूर्ण और उसका आंसर नीचे। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उल्टा पल्टा किया हुआ है। तो आप लोगों को इसी टाइप से जो है दिमाग लगाना होगा। तो आगे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ, यानी पूर्ति जो है और निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात किसी समय की अवधि, ए टाइम पीरियड, और कीमत प्राइस, ये दोनों से। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? डिटर्मिनेटिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज, यानी वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव, यानी वस्तु की कीमत प्राइस इज गुड्स, और संबंधित वस्तुओं की कीमत प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उत्पादन साधनों की कीमत प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तीनों। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। ये तीनों कथन जो है, ये तीनों कथन सही है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप वीडियो को पॉज करके यानी रोक के इसको पढ़ सकते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई इज, यानी पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों तो कभी नहीं होगा। हाँ अब देखिए वेट, हाँ तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी तीनों जो होगा अगर एक साथ होगा तभी होगा। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आप आराम से पढ़िएगा, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, पूर्ति अपने मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन है। सप्लाई
क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, हु सेड इट। मतलब कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर जे.बी. से का। किसका? तो प्रोफेसर जे.बी. से, यानी 33 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 34। जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा होगा? When supply increase more with a result of small increase in price, the nature of supply will be। यानी जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो इस 34 का यानी 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोचदार यानी इलास्टिक। क्या हो जाएगा? तो लोचदार यानी इलास्टिक। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन ए। और आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। इफ़ द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेज बाय 40% एंड सप्लाई इंक्रीज बाय ओनली 15%, द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। ओके, तो इस 35 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, बेलोचदार यानी इनइलास्टिक। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी बेलोचदार इनइलास्टिक, यानी 35 का सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन। अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है। द इलास्टिसिटी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड डैश। तो अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच क्या होती है? तो इस 36 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इकाई के बराबर, इक्वल टू यूनिटी। क्या हो जाएगा? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकाई के बराबर। आगे हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन नंबर 37। बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट। यानी बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो इस 37 का यानी 37 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त से भी ऑल द एबव। क्या क्या? तो एक क्षेत्र, ऑन एरिया, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, प्रेजेंस ऑफ द बोथ बायर्स एंड सेलर्स, वस्तु का एक मूल्य, सिंगल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ देखिए हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? व्हाट डज अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट शोज। यानी एकाधिकार बाजार जो है वो किसे दर्शाता है? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजार की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ मार्केट, यानी सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन। बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर इज। यानी बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है वो क्या होता है? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोनोप्सोनी, यानी मोनोप्सोनी होता है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज फाउंड। यानी किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो 40 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन सी, एकाधिकार यानी मोनोपोली, अर्थात सी इसका राइट आंसर। और यहाँ देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन। एकाधिकार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं नहीं है? विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ द मोनोपोली। यानी एकाधिकार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रेता, एक क्रेता और अधिक विक्रेता, वन बायर एंड मैनी सेलर। यही विशेषता जो है इसका नहीं है। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42। ओके, अरे सही से रखो। हाँ, 42 नंबर क्वेश्चन। एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली। तो इस 42 का यानी 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबव। क्या क्या? तो फर्म कीमत निर्धारक होती है, फर्म इज प्राइस मेकर, फर्म मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड, कीमत विभेद की संभावना हो सकती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबिलिटी एराइजेज। ये तीनों। तो 42 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ, 43 नंबर क्वेश्चन। एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? विच वन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो 43 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव।
अर्थात विभेदीकृत उत्पादन, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, विक्रय लागत, सेलिंग कॉस्ट, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ये तीनों। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव। आगे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम है। ये मार्केट इन विच देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट द मार्केट इज, यानी जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम क्या है। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और यहाँ देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इज परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए आर तथा एम आर दोनों, बोथ ए आर एंड एम आर। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे हम लोगों का देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन बाय, यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को किसने दिया है। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, चैम्बरलिन ने। किसने, तो चैम्बरलिन, अर्थात सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो 47 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, एडवर्टीजमेंट एंड टेलिंग कॉस्ट, सॉरी यहाँ टेलिंग नहीं, यहाँ सेलिंग होगा, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। इन विच मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। तो 48 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन ए, पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन, अर्थात सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है। तो 49 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्प अधिकार दोनों, बोथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। क्या हो जाएगा। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, समरूप उत्पाद विशेषता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी समरूप उत्पाद विशेषता है। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पूर्ण प्रतियोगिता, ओनली परफेक्ट कंपटीशन, यानी 50 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर था, प्लीज आंसर जो है याद था, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर